हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्या रीड के फोर्स वाले टॉपिक यानी बल वाले टॉपिक के वीडियोज लगातार बनाते आ रहे थे और मैंने आपको सारे बल लगभग करा दिए थे। केवल एक बल रह गया था हमारा और वो रह गया था घर्षण बल। और घर्षण बल के टॉपिक को मैं आज आपको कंप्लीट करा देता हूँ, जिससे बल कंप्लीट हो जाएगा और बल के साथ साथ मैं आपको एक चाल वाला टॉपिक भी आज कंप्लीट करा दूँगा। अब घर्षण बल क्या होता है? हम कहते हैं कि दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाला जो बल होता है वो घर्षण बल कहलाता है। सापेक्ष गति यानी यदि एक सतह दूसरी सतह के सापेक्ष गति करती है, एक सतह दूसरी सतह पर फिसलती है इस तरह से, तो इन सापेक्ष गति का विरोध करने वाला जो बल होता है वो घर्षण बल कहलाता है। तो हम कहते हैं दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। यानी सबसे पहला पॉइंट हमारा घर्षण बल के बारे में हो जाएगा कि घर्षण बल क्या करता है? दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करता है। दूसरा, यह विद्युत चुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। यानी इसकी चुंबकीय कैसी होती है, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय होती है। अगर मैं इसकी प्रकृति बताऊं तो विद्युत चुंबकीय हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे बात करूं, अगर आगे देखना कि ये जो बल है वो स्वसमायोज्य बल होता है। स्वसमायोज्य यानी ये बाह्य बल के अनुसार अपने मान को खुद ही एडजस्ट कर लेता है, परिवर्तित कर लेता है। इसमें भी जो स्वसमायोज्य होता है वो वास्तविकता में स्थैतिक घर्षण बल होता है। जब मैं आपको इसके टाइप कराऊंगा, प्रकार कराऊंगा, तब आपको बताऊंगा। तो हम कहते हैं दो सतहों के मध्य सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। ये कैसा होता है? विद्युत चुंबकीय प्रकृति का होता है। अगला ये बल कैसा है? स्वसमायोज्य है। और स्वसमायोज्य वास्तविकता में कौन होता है? स्थैतिक घर्षण बल, जो कि लगाए गए बाह्य बल के अनुसार ही अपने मान को स्वतः ही परिवर्तित कर लेता है। ठीक है, तो ये घर्षण बल के बारे में आपको कुछ पॉइंट बता रहा था। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात कि यह गति की प्रवृत्ति का विरोध करता है। यानी इसकी जो दिशा है ना, वो गति की दिशा के विपरीत मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मैं गति की दिशा के विपरीत कहूँगा तो जो स्थैतिक घर्षण बल की बात मैं कर रहा हूँ उस स्थैतिक घर्षण बल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता। हम कहते हैं ये गति की प्रवृत्ति की दिशा के विपरीत होता है। यानी जिस ओर गति करने की संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, उसके विपरीत दिशा में होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो ये मार्कर है, मार्कर पर मैंने बल लगाया तो उस कंडीशन में मार्कर मेरे जो हाथ होगा इसके सापेक्ष गति करना चाहेगा। मैंने बल लगाया, ये नहीं खिसका। वो कब हो सकता है? जब विपरीत दिशा में भी इसके ऊपर एक बल लगे। भाई अगर दो बल मान में समान दिशा में विपरीत हो गए तो कुल बल का मान 0 होगा, और जब कुल बल का मान 0 होगा तो इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। ये स्थिर है तो स्थिर अवस्था में ही बना रहेगा। तो मैंने मार्कर पर बल लगाया लेकिन मार्कर नहीं खिसका। कब नहीं खिसकेगा? जब इस पर विपरीत दिशा में कोई बल लगेगा। और विपरीत दिशा में कौन सा बल लगा होगा? इस समय घर्षण बल लगा होगा। तो यानी अब ये खिसका तो नहीं, हाँ, लेकिन इसकी इस तरफ जाने की प्रवृत्ति थी, क्योंकि मैंने बाह्य बल इस तरफ लगाया है और बाह्य बल के कारण इसकी इस तरफ जाने की प्रवृत्ति हुई, तो घर्षण बल उस तरफ लग गया। तो यानी घर्षण बल ने क्या किया? गति की प्रवृत्ति का विरोध कर दिया, वो गति की प्रवृत्ति की विपरीत दिशा में लग। और सिंपल सा बेटा, हम कहते हैं सबसे पहले जो घर्षण बल है वो सापेक्ष गति का विरोध करता है। दूसरा, वो विद्युत चुंबकीय प्रकृति का होता है। तीसरा, स्वयं समायोज्य होता है, यानी बाह्य बल के अनुसार अपने मान को स्वतः ही परिवर्तित कर लेता है। और उसमें ऐसा बल कौन सा होता है? स्थैतिक घर्षण बल होता है। अगला मैंने कहा कि गति की प्रवृत्ति का विरोध करता है। मैंने अभी अभी आपको ये समझाया। अब मैं बात करूं कि घर्षण बल के प्रकार। घर्षण बल बेटा 3 प्रकार का होता है। एक तो स्थैतिक घर्षण बल, दूसरा हो जाएगा गतिक घर्षण बल, और तीसरा हो जाएगा लोटनी
घर्षण बल। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है बेटा, एक स्थैतिक घर्षण बल, एक हो जाता है गतिक घर्षण बल और एक हो जाता है लोटनी घर्षण बल। अच्छा, जैसे नाम से आ रहा है स्थैतिक घर्षण बल कब होगा? वस्तु की स्थिर अवस्था में होगा। जब वस्तु गतिशील अवस्था में होगी तो गतिक घर्षण बल होगा, और जब वस्तु जब लुढ़केगी तो कौन सा घर्षण बल होगा? लोटनिक घर्षण बल होगा। अब जरा इन सारे घर्षण बल को हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो स्थैतिक घर्षण बल के बारे में पढ़ेंगे, और क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका स्थैतिक घर्षण बल ही हो जाता है। स्थैतिक घर्षण बल, हम कहते हैं वस्तु जब स्थिर अवस्था में होती है तो वस्तु के स्थिर अवस्था में होने पर लगाए गए बल के विपरीत दिशा में जो घर्षण बल लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैंने इस पर बल लगाया, लेकिन किसका नहीं, क्यों नहीं किसका? क्योंकि इसे विपरीत दिशा में एक घर्षण बल लग गया, और जो विपरीत दिशा में घर्षण बल लग गया वो कौन सा होगा? स्थैतिक घर्षण बल। यानी वस्तु के स्थिर अवस्था में होने पर लगाए गए बाह्य बल के विपरीत दिशा में जो घर्षण बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। दूसरा, यह बल मेनली जो स्थैतिक घर्षण बल होता है ना, वो स्वयं समायोज्य प्रकृति का होता है। यानी स्वयं समायोज्य का मतलब यह है कि बाह्य बल के अनुसार अपने मान को स्वतः ही परिवर्तित कर लेता है। बाह्य बल के अनुसार अपने मान को स्वतः परिवर्तित कर लेता है। भाई परिवर्तित कर लेता है तभी तो स्वयं समायोज्य होगा। यह स्वयं समायोज्य प्रकृति का बल है जो कि लगाए गए बाह्य बल के अनुसार ही अपने मान को स्वतः ही परिवर्तित कर लेता है, स्वतः ही एडजस्ट कर लेता है। दूसरा, हम कहते हैं यह लंबवत प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। लंबवत प्रतिक्रिया बल क्या है? जैसे मैं आपसे कहूं कि ये मेरा हाथ है, आपने इसे मार्कर को रखा तो निश्चित रूप से मार्कर इस पर नीचे की तरफ बल लगाएगा, नीचे की तरफ बल लगाएगा तो इसके प्रतिक्रिया स्वरूप ये मार्कर पे ऊपर की तरफ बल लगाएगा, और यानी प्रतिक्रिया स्वरूप जो लंबवत ये बल लगाता है उसी को हम क्या कहते हैं? लंबवत प्रतिक्रिया बल। जैसे मैं किसी सतह पर खड़ा हूँ तो मैं सतह पे नीचे की तरफ बल लगा रहा हूँ तो निश्चित रूप से सतह मेरी तरफ ऊपर की तरफ बल लगाएगी, प्रतिक्रिया स्वरूप लंबवत ऊपर की तरफ बल लगाएगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? लंबवत प्रतिक्रिया बल। तो हमने कह दिया बेटा वस्तु के स्थिर अवस्था में होने पर लगाए गए बल के विपरीत दिशा में जो घर्षण बल लगता है उसको हम स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। मैंने कहा ये स्वयं समायोज्य होता है, कहीं बाह्य बल के अनुसार अपने मान को स्वतः ही परिवर्तित कर लेता है। अगला मैंने कहा कि लंबवत प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। जैसे एफ स्टैटिक समानुपाती होगा लंबवत प्रतिक्रिया बल के। पूरी फिजिक्स में जब भी समानुपाती के चिन्ह को हटाया जाता है तो यहाँ नियतांक आता है, नियतांक होता है म्यू एस, और म्यू एस कहलाता है स्थैतिक घर्षण गुणांक। क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण गुणांक कहलाता है। याद रखना बेटा, ये जो म्यू एस है इसको हम क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। यह एक मात्रकहीन व विमाहीन राशि होती है। स्थैतिक घर्षण गुणांक कैसा होता है? मात्रकहीन व विमाहीन राशि होती है। इसका जो मान होता है, इसका जो मान होता है वो 0 व 1 के मध्य होता है। इसका मान क्या होगा? 0 व 1 के मध्य होगा। याद रखना बेटा, सिंपल सा जो म्यू एस है एक समानुपातिक नियतांक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण गुणांक कहते हैं। स्थैतिक घर्षण गुणांक मैंने आपसे सिंपल कह दिया, मात्रकहीन व विमाहीन राशि होती है। इसका मान 0 व 1 के मध्य होता है, और ये क्या करता है? ये सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। भाई सतह
कैसी है, अलग अलग सतह के लिए घर्षण भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो ये किस पर निर्भर करता है, सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। सिंपल सा, अलग अलग सतह के लिए जो घर्षण गुणांक होगा वो अलग अलग होगा, और जब घर्षण गुणांक अलग अलग होगा तो बेटा जो घर्षण होगा वो भी कैसा आएगा, अलग अलग आएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने आज सिंपल सी बात की कि एफ एस इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस एन है, यानी या तो इससे कम है या इसके बराबर है। वो हमने क्यों कहा, वो हमने इसलिए कहा, हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान है, सुनना बहुत अच्छी तरह से, स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान सीमांत घर्षण बल कहलाता है। याद रखना, दिमाग में रखना बेटा, स्थैतिक घर्षण बल का जो अधिकतम मान होता है, स्थैतिक घर्षण बल के उस अधिकतम मान को हम लोग क्या कहते हैं, सीमांत घर्षण बल भी कहते हैं। बिल्कुल दिमाग में रखना। अब जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई यहाँ पर अगर मैं कहूँ एफ एस तो आएगा, तो ये मैक्सिमम मान आएगा, जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स है, सीमांत घर्षण बल भी कहते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू एस एन। लेकिन स्थैतिक घर्षण बल का मान हमेशा इसके बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसको बेटा आप अच्छी तरह से समझिए, समझेंगे तभी आगे हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अच्छा देखिए क्यों नहीं होता। जैसे मैं आपसे कहूँ, सपोज करो कि किसी वस्तु पर जो अधिकतम घर्षण बल है वो 10 न्यूटन का लग सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि भाई ये आपने कोई ब्लॉक रख दिया है, ठीक है, इस पर जो अधिकतम घर्षण बल हो सकता है वो 10 न्यूटन का हो सकता है। अब मैं आपसे कहूं कि भैया मैंने इस पर यहाँ 2 न्यूटन का बल लगाया, 2 न्यूटन का बल लगाया और अधिकतम घर्षण बल 10 न्यूटन है, और अगर सपोज को इस पर 10 न्यूटन का बल यहाँ लग गया तो ये ऐसे गति करने लग जाएगा उल्टा। यानी आपके पास कोई भारी बक्सा था, आपने क्या किया, भारी बक्से को धक्का दिया और पता चला बक्सा आपकी तरफ भाग के आया, तो बिल्कुल सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं जो स्थैतिक घर्षण बल है वो स्वयं समायोज्य प्रकृति का होता है, और लगाए गए बल के अनुसार ही अपने मान को स्वयं ही परिवर्तित कर लेता है। यानी इसका अधिकतम मान तो 10 न्यूटन का हो सकता है, लेकिन अगर आप बाह्य बल 2 न्यूटन का लगाएंगे तो इस कंडीशन में इस पर जो बल लगेगा वो भी कितने का लगेगा, 2 न्यूटन का ही लगेगा। यानी घर्षण बल जो है वो कितने न्यूटन का हो जाएगा, 2 न्यूटन का हो जाएगा। उसने लगाए गए बल के अनुसार अपने मान को अपने आप ही क्या कर लिया, परिवर्तित कर लिया। ओके बेटा, तो जैसे जैसे आप क्या करते जाएंगे, जैसे जैसे आप लगाए हुए बल को परिवर्तित करते जाएंगे, वैसे वैसे घर्षण बल भी क्या होता जाएगा, परिवर्तित होता हुआ जाए। सपोज करो आप 3 न्यूटन का बल लगाते हैं तो यहाँ पर जो घर्षण बल लगेगा वो 3 न्यूटन का होगा। सपोज करो आप 5 न्यूटन का बल लगाते हैं तो जो घर्षण बल होगा वो 5 न्यूटन का होगा। सपोज करो आप 8 न्यूटन का बल लगाते हैं, घर्षण बल 8 न्यूटन का होगा। सपोज करो आप 10 न्यूटन का बल लगाते हैं, घर्षण बल 10 न्यूटन का होगा। सपोज करो आप 11 न्यूटन का बल लगाते हैं तो घर्षण बल कितने का रहेगा, 10 न्यूटन का ही रहेगा, उसके मान में अब वृद्धि नहीं होगी। यानी वो अधिकतम कहाँ तक बढ़ सकता है, वो अधिकतम सीमांत घर्षण बल तक ही बढ़ सकता है, उसके बाद उसके मान में कोई वृद्धि नहीं होती है। अधिकतम जो वृद्धि होगी वो कहाँ तक होगी बेटा, सीमांत घर्षण बल तक ही होगी। उसके बाद उसका मान कैसा हो जाता है, फिक्स हो जाता है, उसके बाद उसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। आया भैया समझ में आप लोगों के। अच्छा अब आप बोलो सर ये जैसे म्यू एस एन लिख रहा है तो एन की वैल्यू क्या दी जाएगी हमको, और नहीं दी जाएगी तो एन का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, जरा उसको हम लोग समझ देते हैं। यानी हम जो ये सूत्र निकाल रहे हैं, जो वैल्यू निकाल रहे हैं, वो सीमांत घर्षण बल की निकाल रहे हैं बेटा, इस बात को दिमाग में रख लेना। हम जो मान निकाल रहे हैं वो किसका निकाल रहे हैं, सीमांत घर्षण बल का। अब देखिए और समझिए, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि भाई सपोज करो ये कोई सतह है और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और सतह का जो घर्षण गुणांक है वो म्यू एस है, ठीक है भैया। इस ब्लॉक का द्रव्यमान m है तो निश्चित रूप से इसका जो भार होगा mg वो नीचे की तरफ लगेगा। आपने हमेशा पढ़ रखा है कि वस्तु का भार हमेशा कहाँ की तरफ लगता है, नीचे की तरफ। तो भैया इस पे mg नीचे की तरफ लगेगा, तो इस पे जो लंबवत प्रतिक्रिया बल n है वो कहाँ की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ। mg कहाँ की तरफ लगा, नीचे की तरफ, तो जो लंबवत प्रतिक्रिया बल n है वो कहाँ की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अब इस कंडीशन में अगर ये ब्लॉक अपनी संतुलन की अवस्था में है, ना तो नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो उस कंडीशन में n किसके बराबर होना चाहिए बेटा,
mg के बराबर होना चाहिए। भाई सिंपल, ये ब्लॉक अगर फिक्स है, संतुलन में है, तो आपका n किसके बराबर हो जाएगा, mg के। तो अब अगर मैं सपोज करो स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान निकालूं तो म्यू एस एन आएगा, और म्यू एस एन किसके बराबर हो जाएगा, म्यू एस mg के बराबर हो। ओके बेटा, तो म्यू एस इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू एस mg हो जाएगा। समझ गए ना भैया। अब ये तो अधिकतम मान है, और इसका मान अब क्या होगा, लगाए गए बल के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। जैसे जैसे आप लगाए गए बल को परिवर्तित करेंगे वैसे वैसे इसका मान भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। ओके, अब जरा इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। क्वेश्चन की हेल्प से आप समझ जाएंगे कि इसका मान किस तरह से परिवर्तित होता है, इसकी वैल्यू को, इसके मान को हम किस प्रकार से निकालते हैं। समझना सारे स्टूडेंट अच्छी तरह से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। जैसे मैं आपसे कहूँ, ये कोई सतह है मेरे पास, इस सतह पर मैंने ये ब्लॉक रख दिया है, ब्लॉक का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है। सतह पर मैंने कोई ब्लॉक रख दिया है, ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है, 20 किलोग्राम है। अच्छा, अब इस सतह का जो घर्षण गुणांक है बेटा वो 0.2 है। ब्लॉक का द्रव्यमान कितना है, 20 किलोग्राम है, और सतह का जो घर्षण गुणांक है वो कितना है, 0.2 है। और मैं क्या करता हूँ, इस ब्लॉक पर 10 न्यूटन का घर्षण बल लगाता हूँ, सॉरी 10 न्यूटन का बाह्य बल लगाता हूँ। बात सुनाए, मुझे एक ब्लॉक दे रखा है, ब्लॉक का द्रव्यमान 20 किलोग्राम है, और इस सतह का जो घर्षण गुणांक है वो 0.2 है। इस ब्लॉक पर मैं 10 न्यूटन का बाह्य बल लगाता हूँ। तो 10 न्यूटन का बाह्य बल लगाए जाने पर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई बताइए यहाँ घर्षण बल का मान क्या होगा। तो घर्षण बल का मान निकालने के लिए अभी अभी आप लोगों ने पढ़ा कि भाई एफ एस इक्वल टू हो जाता है म्यू एस mg। अच्छा, एफ एस, म्यू एस कितना दिया, 0.2, m दिया 20 और ये दिया 10। तो भैया देखो पॉइंट से ये तो गया, 20 गुणा 2 कितना आ जाएगा, 40 न्यूटन। यानी यहाँ पर जो घर्षण बल लगेगा वो 40 न्यूटन का अधिकतम लग सकता है। अब एक चीज़ याद रखना, कोई भी एग्जाम आएगा ना तो सबसे पहला ऑप्शन ही आपको 40 न्यूटन दिखाई देगा। यानी इस तरह से ऑप्शन देगा वो आपको, देखो 40 न्यूटन, दूसरा दे देगा 30 न्यूटन, तीसरा दे देगा 10 न्यूटन, फोर्थ दे देगा उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरह से वो आपको ऑप्शन देगा, और आप देखोगे 40 न्यूटन, आप बिना सोचे समझे 40 न्यूटन पर टिक लगा दोगे। लेकिन यहाँ तो समस्या हो गई। समस्या क्या हो गई, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्थैतिक घर्षण बल तो स्वयं समायोज्य की प्रकृति का होता है, जो कि लगाए गए बल के अनुसार अपने मान को परिवर्तित कर लेता है। अब यहाँ देखिए, स्थैतिक घर्षण बल का अधिकतम मान यानी सीमांत घर्षण बल 40 न्यूटन हो सकता है। ये तो अधिकतम हो सकता है, लेकिन इस समय बाह्य बल कितने न्यूटन का लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है। और जब बाह्य बल 10 न्यूटन का लग रहा है तो घर्षण बल भी कितने न्यूटन का लगेगा, 10 न्यूटन का ही लगेगा। यानी जो घर्षण बल है वो बाह्य बल के अनुसार अपने मान को परिवर्तित कर लेगा। जब यहाँ पर बाह्य बल 10 न्यूटन का है तो यहाँ पर हमारा घर्षण बल भी कितना आएगा, 10 न्यूटन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 10 न्यूटन होगा। समझ गए ना, याद रखना है इसको कि घर्षण बल कैसा होता है, स्वयं समायोज्य प्रकृति का होता है। यानी बाह्य बल का मान अगर सीमांत घर्षण बल से कम है तो बाह्य बल के मान के सीमांत घर्षण बल से कम होने पर ये अपने मान को स्वतः ही परिवर्तित कर लेता है, स्वतः ही एडजस्ट कर लेता है, और इसका मान बाह्य बल के मान के बराबर आ जाता है। तो यहाँ बाह्य बल कितने का है, 10 न्यूटन का है बेटा। तो आपका जो स्थैतिक घर्षण बल होगा वो भी कितने का लगेगा, 10 न्यूटन का ही लगेगा। ओके, अब अगला पढ़ते हैं हम बेटा गतिक घर्षण बल। स्थैतिक घर्षण बल का एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, जिससे आपके दिमाग में रहे कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब देखिए जरा, हम बात किसकी करेंगे, गतिक घर्षण बल। अब गतिक घर्षण बल बेटा सिंपल सा है, जब वस्तु गतिशील अवस्था में होती है, जब वस्तु गतिशील अवस्था में होती है तो लगाए गए बाह्य बल के विपरीत दिशा में जो घर्षण बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, गतिक घर्षण बल। यानी वस्तु के गतिशील अवस्था में होने पर वस्तु पर लगने वाला जो घर्षण बल है उसे हम गतिक घर्षण बल कहते हैं। अब देखो बेटा, इसको F कैसे लिख देंगे, ये भी किसके समानुपाती होता है, लंबवत प्रतिक्रिया बल के समानुपाती होता है। अब देखो पूरी फिजिक्स में जब भी समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो नियतांक आएगा। यहाँ नियतांक आता है म्यू के, और म्यू के को हम कहते हैं गतिक
घर्षण गुणांक। जो म्यू एस था उसको आप लोगों ने स्थैतिक घर्षण गुणांक नाम दिया था, और जो म्यू के है इसको आप लोग क्या नाम दे रहे हैं, गतिक घर्षण गुणांक। क्या है, क्योंकि गतिशील अवस्था में लगता है तो इसको हम कहते हैं गतिक घर्षण गुणांक। अब यहाँ पर भी बेटा सेम वही है, अगर समझ के कोई ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान m है तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला मेरे पास क्या आ जाएगा, म्यू के एम जी। आप चाहें तो सूत्र को म्यू के एन कह सकते हैं, और आप चाहें तो सूत्र को क्या कह सकते हैं, म्यू के एम जी भी कह सकते हैं। यहाँ पर म्यू के क्या है, गतिक घर्षण गुणांक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, आपके समझ में आया होगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम कहते हैं बेटा जो म्यू के होता है वो म्यू एस से कम होता है, यानी जो गतिक घर्षण गुणांक है वो स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है। जब ऐसा होता है तो हम कहते हैं बेटा जो गतिक घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। भाई सिंपल, क्योंकि एम जी तो बेटा दोनों में इक्वल आ रहा है, सेम आ रहा है। डिफरेंस किसका आ रहा है, म्यू के का और म्यू एच का आ रहा है। हम कहते हैं जो गतिक घर्षण गुणांक है वो सदैव स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है, और क्योंकि गतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है, इसी कारण से जो गतिक घर्षण होता है वो भी क्या होता है, स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सिंपल सा है, कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक की बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज करो किसी ब्लॉक पर अधिकतम जो घर्षण बल है वो 10 न्यूटन का लग सकता है, ठीक है, समझना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब आपने क्या किया कि इस पर जो बाह्य बल है 5 न्यूटन का लगाया, तो घर्षण बल भी 5 न्यूटन का होगा। बाह्य बल 7 न्यूटन का लगाया, घर्षण बल भी 7 न्यूटन का होगा। बाह्य बल 9 न्यूटन का लगाया तो घर्षण बल भी 9 न्यूटन का होगा। बाह्य बल 10 न्यूटन का लगाया, सपोज को घर्षण बल भी 10 न्यूटन का होगा। लेकिन बाह्य बल अगर 11 न्यूटन कर दिया ना तो घर्षण बल 9.99 न्यूटन रह जाए। क्यों, क्योंकि ये गति करना प्रारंभ कर देगा, और जब गति करना प्रारंभ कर देगा तो उस समय जो घर्षण बल होगा वो गतिक घर्षण बल होगा, और क्योंकि गतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से थोड़ा सा कम होता है, इसी कारण से जो आपका गतिक घर्षण बल होगा वो सीमांत घर्षण बल से थोड़ा सा कम होगा। तो जो 10 न्यूटन अधिकतम मान हो सकता था उसके अगेंस्ट में हमारे पास मान क्या रह जाएगा, 9.99 न्यूटन रह जाएगा। ओके बेटा, क्या रह जाएगा, 9.99 न्यूटन रह जाएगा। तो इसका एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस समय हमको घर्षण बल का मान क्या देना है। देखिए, ये सतह है, सतह पे ये ब्लॉक रखा हुआ है, इसका जो घर्षण गुणांक है वो 0.1 है बेटा, ठीक है भैया। यहाँ पर 10 किलोग्राम का ब्लॉक रखा हुआ है, और इस पे जो मैं बाह्य बल लगा रहा हूँ वो बेटा 15 न्यूटन का लगा रहा हूँ, ठीक है। याद आएगा ना कि भाई बाह्य बल कितने न्यूटन का लगाया जा रहा है, 15 न्यूटन का। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए यहाँ पर घर्षण बल का मान क्या होगा। घर्षण बल पूछना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, सीमांत घर्षण बल निकाल लें। तो F इक्वल टू क्या आएगा, म्यू एम जी। तो F म्यू कितना दिया है भैया, 0.1, M कितना दिया है 10, और ये भी दिया है 10, तो कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। अब बल कितने का लग रहा है, 15 न्यूटन का लग रहा है। तो इसका मतलब जो लगाया गया बल है वो सीमांत घर्षण बल से अधिक है, तो यहाँ स्वयं समायोज्य की प्रकृति तो समाप्त हो जाएगी। तो अब यहाँ घर्षण बल हमारा कितना आएगा, 10 न्यूटन ही लगेगा। यानी अब ऐसा नहीं हो सकता कि 15 न्यूटन हो जाए, क्योंकि उसका जो अधिकतम मान है वो 10 न्यूटन है। आप तो भैया उसके हाथ धो के पीछे पड़ गए थे। आपने तो क्या किया कि जो बाह्य बल लगाया वो 10 न्यूटन से ज़्यादा लगा दिया, आपने तो बाह्य बल 15 न्यूटन का लगा दिया। अब जब बाह्य बल 15 न्यूटन का लगा दिया तो अब तो इसके मान में वृद्धि होगी नहीं। जब मान में वृद्धि नहीं होगी तो इस समय जो घर्षण बल होगा वो सीमांत घर्षण बल के बराबर ही आएगा, और वो कितना रहेगा भैया हमारा, 10 न्यूटन। ओके बेटा, तो घर्षण बल 10 न्यूटन ही रहेगा। तो हमारे पास दो घर्षण बल हो गए, एक तो हमने कौन सा पढ़ लिया, स्थैतिक घर्षण बल, एक हमने पढ़ लिया गतिक घर्षण बल, और फाइनली हम आते हैं लोटनिक घर्षण बल पर भैया। लोटनिक घर्षण बल, यानी अगर कोई वस्तु लोटनी गति करती है, लुढ़कती है, वस्तु को लुढ़का दो, तो वस्तु के लुढ़कते समय वस्तु पर जो घर्षण बल लगता है वो कौन सा कहलाता है, लोटनिक घर्षण बल कहलाता है। वस्तु के लुढ़कते समय वस्तु पर जो घर्षण बल लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। याद रहेगा ना, क्या क्या कहलाता है, लोटनिक घर्षण बल कहलाता है।
अब देखो बेटा, हम यूँ कहते हैं कि भाई जो लोटनिक घर्षण गुणांक है ना, वो आपके गतिक घर्षण गुणांक से कम होता है, गतिक घर्षण गुणांक आपके स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है। इसीलिए जो लोटनिक घर्षण बल है वो गतिक घर्षण बल से कम होगा, और जो गतिक घर्षण बल है वो स्थैतिक घर्षण बल से कम होगा। रिपीट कर रहा हूँ, जो लोटनिक घर्षण गुणांक है वो गतिक घर्षण गुणांक से कम होगा, गतिक घर्षण गुणांक स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होगा। इसी प्रकार से लोटनिक घर्षण बल है वो गतिक घर्षण बल से कम होगा, और जो गतिक घर्षण बल है वो स्थैतिक घर्षण बल से कम होगा। इसी कारण से वस्तु को जो लुढ़काना होता है वो वस्तु को खींचकर ले जाने की अपेक्षा आसान होता है बेटा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को लुढ़काते हैं उसे खींचने की बजाय। याद रखना, वस्तु को लुढ़काना उसको खींचने की बजाय आसान है। जैसे मैं आपसे कहूँ आपके पास कोई सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर होता है ना, एक तो आप उसको खींच के ले जाएं, एक आप उसको लुढ़का के ले जाएं। तो हम देखा होगा लुढ़का के ले जाना बड़ा आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि लुढ़काने पर जो घर्षण बल लगता है वो किससे कम होता है बेटा? खींच कर ले जाने वाले घर्षण बल से कम होता है। क्योंकि जो लोटनिक घर्षण गुणांक है वो गतिक घर्षण गुणांक से कम होता है, और जब लोटनिक घर्षण गुणांक गतिक घर्षण गुणांक से कम है तो जो लोटनिक घर्षण है वो भी गतिक घर्षण से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये घर्षण वाले टॉपिक को हमने लगभग कंप्लीट कर दिया है। अभी मैं आपको एक और इसमें ज़रा बता देता हूँ। हम जरा बाह्य बल और घर्षण बल के मध्य वक्र खींच के बता देते हैं कि बाह्य बल और घर्षण बल के मध्य वक्र किस प्रकार का आपको मिलेगा। देखें, ये तो घर्षण बल रहा भाई, ये बाह्य बल रहा, या इसको आरोपित बल भी कह देंगे। जब आप बताइए, जब तक आप कोई बाह्य बल आरोपित ही नहीं करेंगे, जब तक आप बल नहीं लगाएंगे तब तक घर्षण बल भी नहीं लगेगा बेटा। इसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे 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 आप बल के मान में वृद्धि करेंगे घर्षण बल के मान में वृद्धि होगी। लेकिन ये केवल कहाँ तक होगा? ये वहाँ तक होगा सीमांत घर्षण बल तक। अगर एक बार बल सीमांत घर्षण बल के बराबर हो गया तो उसके बाद आप बाह्य बल को जैसे ही बढ़ाएंगे ये गति करना प्रारंभ कर देगा। गति करना प्रारंभ कर देगा तो उस समय जो घर्षण बल होगा उसको आप गतिक घर्षण बल कहेंगे। और आप सब जानते हैं कि जो गतिक घर्षण बल का मान है वो सीमांत घर्षण बल से थोड़ा सा कम होता है। तो हमने कम करके बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप यहाँ खींच देना। ये कौन सा घर्षण बल है भैया आपका? सॉरी, ये है हमारा स्थैतिक घर्षण बल। और जब ये गति कर रहा है तो इस समय कौन सा घर्षण बल है? गतिक घर्षण बल। और ये है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण बल। भाई ये आपका स्थैतिक घर्षण बल हो गया, ये आपका गतिक घर्षण बल हो गया, और ये है, इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? हमने इसको नाम दे दिया बेटा सीमांत घर्षण बल। तो ये हमारा घर्षण बल वाला टॉपिक पूरा हो गया। अब जरा हम गति पर आएंगे, लेकिन गति से पहले मैं आपको एक बहुत बढ़िया टॉपिक करा देता हूँ जिसके ऊपर कई सारे न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं, और आप लोग उस न्यूमेरिकल को कर भी सकते हैं। और आप बोले चलो ऐसा करते हैं, पहले गति वाले टॉपिक को ही लेते हैं, उसी गति वाले टॉपिक में चाल आ जाएगी, और चाल आएगा तो हम न्यूमेरिकल को कर लेंगे। गति क्या है? हम कहते हैं बेटा, अगर समय के सापेक्ष किसी भी कण की स्थिति में परिवर्तन होता है तो कण की स्थिति में परिवर्तन होने पर उस कण को हम कौन सी अवस्था में बताते हैं? गतिशील अवस्था में बताते हैं। समय के सापेक्ष किसी भी कण की स्थिति में अगर परिवर्तन हो जाए तो गतिशील अवस्था में कहलाता है, उसको हम उसकी गति की अवस्था कहते हैं। हम कहते हैं विमाओं के आधार पर गति तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है बेटा एक विमीय गति, दूसरी होती है द्विविमीय गति, और तीसरी होती है त्रिविमीय गति। हम विमाओं के आधार पर तीन प्रकार की गति बताते हैं, यानी कितनी अक्षों के अंतरिक्ष वो गति कर रहा है, इसके आधार पर हम तीन प्रकार की गति बताते हैं। एक विमीय गति, द्विविमीय गति, त्रिविमीय गति। एक विमीय में क्या होता है?
एक ही अक्ष के अनुदिश कण की गति होती है, यानी जो कण होता है वो केवल एक ही अक्ष के अनुदिश गति करता है। अच्छा, द्विविमीय क्या होता है? वो दो अक्षों के अनुदिश गति करता है। और त्रिविमीय में क्या होता है? वो तीन अक्षों के अनुदिश गति कर, एक ही अक्ष के अनुदिश गति करेगा तो एक विमीय गति, दो अक्षों के अनुदिश गति करेगा द्विविमीय गति, और तीन अक्षों के अनुदिश गति करेगा तो त्रिविमीय गति। एक विमीय गति का एग्जाम्पल है सरल रेखा में गति या सरल रेखीय गति। भाई अगर आप बिल्कुल सीधे सीधे चलते जाते हैं, सीधे सीधे चलते आते हैं, तो या तो आप एक्स एक्स की तरफ चलते जाएंगे, या वाई की तरफ चलते जाएंगे, या जेड की तरफ चलते जाएंगे, तो आपका सरल रेखीय गति एक विमीय गति का उदाहरण हो गई। दो अक्षों के अनुदिश हम कह देंगे समतल में गति। जैसे बोर्ड है, एक तो इसमें एक्स अक्ष हो गई, एक वाई अक्ष हो गई, इसमें कोई गति करेगा तो द्विविमीय गति होगी। इसका और उदाहरण कह सकते हैं आप प्रक्षेप्य गति, इसका और उदाहरण कह सकते हैं आप वृत्ताकार गति। तो आप सरल रेखा में गति बात कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं समतल में गति या प्रक्षेप्य गति या वृत्ताकार गति। त्रिविमीय गति में तीनों अक्षों के अनुदिश होगा, यानी मुक्त आकाश में गति, जैसे आपने यहाँ छोड़ दिया, मुक्त रूप से गति करेगा आकाश में, मुक्त आकाश में गति करेगा तो कौन सी हो जाएगी? त्रिविमीय गति हो जाएगी। आज के अलावा आप कह सकते हैं भाई आकाश में पतंग की गति, आपके जो मक्खी मच्छर घूमते हैं वो भैया कहीं भी चले जाते हैं, तो उनकी गति भी कौन सी होगी? त्रिविमीय। यानी ऐसे 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 करके वो जाता रहता है, तो कौन सी हो जाती है? वो त्रिविमीय गति हो जाती है। तो ये हमने गति के बारे में देखा। अब सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जाएंगे आज, वो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सरल रेखा में गति, जिसको हम एक विमीय गति भी कहते हैं। और एक विमीय गति हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आ जाता है, तो उसको हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, आप लोग समझना अच्छी तरह से। देखो, एक विमीय गति में जब हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं वो हम पढ़ लेते हैं दूरी, और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा विस्थापन। दो टॉपिक पढ़ेंगे हम, कंपेयर करके पढ़ते जाते हैं। एक तो टॉपिक हमारा हो जाएगा दूरी और दूसरा टॉपिक हमारा हो जाएगा विस्थापन। इन दोनों की तुलना करके हम देखेंगे क्या है। देखो, दूरी क्या होता है बेटा? किसी कण द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई, किसी भी कण के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। दूसरा हम कहते हैं कि प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी विस्थापन कहलाता है। यानी दूरी क्या है बेटा? तय किए गए पथ की लंबाई। आप जैसे भी गए, कैसे भी गए, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, तय किए गए पथ की लंबाई कहलाएगी दूरी। और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी विस्थापन। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, ये बिंदु ए रहा और ये बिंदु बी रहा। मैं गया ऐसे 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 गया, फिर ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया, फिर ऐसे घूम गया, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, फिर ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे घूम 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 घूम। इस सब में मैंने सपोज करो 10 मीटर लंबा चला हूँ, तो मेरे जो पथ की लंबाई थी वो 10 मीटर थी, तो मेरी दूरी 10 मीटर हो गई। जबकि विस्थापन की बात करूँगा तो ये प्रारंभिक बिंदु रहा, ये अंतिम बिंदु रहा, इनके मध्य में न्यूनतम दूरी देखूंगा। और न्यूनतम दूरी हमेशा कैसी होती है? एक सरल रेखा होती है। तो जब भी आप क्या करें कि आप विस्थापन निकालना चाहें, तो आप क्या करेंगे? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य एक सीधी रेखा खींच लेंगे, और सीधी रेखा खींचने के बाद उस सीधी रेखा की लंबाई आप निकाल लेंगे। तो आपने यहाँ देखा, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य हमने एक सीधी रेखा खींच ली और इसकी लंबाई निकाल लेंगे, ये होगा हमारा विस्थापन। सपोज करो ये केवल 2 मीटर है, तो 2 मीटर ही रहेगा। अब आपने कहा नहीं साहब हम तो ऐसे नहीं गए, हम तो अब ऐसे जाएंगे, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे 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 ऐसे
खूब आप लहरें ले लेके जा रहे हो यार, ऐसे गए और यहाँ आ गए। अब देखो आप कितना चले, और कहा भैया अब तो हम 20 मीटर चल ली, तो दूरी तो 20 मीटर हो जाएगी, विस्थापन अब भी कितना रहेगा, 2 मीटर ही रहेगा। क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि होती है, तो उसको हमेशा क्या किया जाता है, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य हम एक सीधी रेखा खींचकर विस्थापन का मान निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा, दूरी और विस्थापन को हम तुलनात्मक रूप से देख रहे हैं। तो मैंने बताया दूरी होता है तय किए गए पथ की लंबाई, यानी आप जो उस पथ पर जा रहे हैं उस पथ की जो लंबाई है, उस लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के मध्य की जो न्यूनतम दूरी होती है, जो सबसे कम दूरी होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन के। तो विस्थापन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य सीधी रेखा खींचकर उसकी लंबाई निकाल लेते हैं। ये तो आएगा। हम क्या करेंगे, प्रारंभिक और अंतिम जो बिंदु हैं उनके मध्य एक सीधी रेखा खींच लेंगे, और सीधी रेखा खींचकर हम लोग क्या कर लेते हैं, उसकी लंबाई निकाल लेते हैं, तो हमारे पास विस्थापन आ जाता है। इसका हम बोलते हैं कि भैया दूरी क्या है, एक अदिश राशि होती है, और विस्थापन एक सदिश राशि होती है। अगला, किसी भी गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी सदैव धनात्मक होती है। किसी भी गतिशील कण द्वारा तय की गई दूरी सदैव धनात्मक होती है। यह ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दूरी ना तो कभी भी ऋणात्मक हो सकती है, ना कभी भी शून्य हो सकती है। अगर कोई कण गतिशील है तो गतिशील कण के द्वारा तय की गई दूरी सदैव और सदैव कैसी होगी, धनात्मक। जबकि विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, व ऋणात्मक भी हो सकता है। विस्थापन शून्य भी हो सकता है, विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, और विस्थापन ऋणात्मक भी हो सकता है। ओके। अच्छा, जो दूरी होता है बेटा, इसका मात्रक मीटर होता है, और विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है। क्लियर? बहुत सिंपल पॉइंट में मैंने आपको समझाया है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम कहते हैं कि अगर मैं विस्थापन बटे दूरी करूं, तो आप जानते बेटा विस्थापन या तो दूरी से कम होगा, और अगर आप बिल्कुल सीधे चले तो विस्थापन दूरी के बराबर हो जाएगा। लेकिन विस्थापन कभी भी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता ना। तो विस्थापन अपॉन दूरी आप निकालें तो ये क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू 1। विस्थापन या तो दूरी के समान होगा या उससे कम होगा, लेकिन विस्थापन का कभी भी दूरी से अधिक होना किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं है। विस्थापन शुड बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो हम विस्थापन और दूरी निकालेंगे तो लेस देन और इक्वल टू 1 आएगा। ये कभी भी विस्थापन दूरी से ज़्यादा नहीं होता। अब जरा इसके मैं बहुत छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चन आपको दूरी और विस्थापन के करा दूंगा। इसके बाद मैं चाल और वेग पर आऊँगा, और त्वरण पर आने के बाद ये आपका जो एक विमीय गति वाला टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। प्रक्षेप्य और वृत्ताकार गति की तरफ हम आ जाएंगे। ठीक है। और इसके बाद इसको गति कराने के बाद मैं आपको विद्युत वाला टॉपिक करा दूंगा, विद्युत परपथ वगैरह, क्योंकि वो आपके नए जुड़े हुए टॉपिक हैं। मैं चाहता हूं कम से कम एक बार उनको मैं टच कर सकूं, जिससे कि एग्जाम में अगर उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बिना किसी झिझक के उसको पूरी तरह से सॉल्व कर सकें। अच्छा देखो, क्वेश्चन कहता हूँ कि कोई व्यक्ति है
अपने घर से बाजार जाने के लिए 10 किलोमीटर, कोई व्यक्ति अपने घर से बाजार जाने के लिए 10 किलोमीटर लंबे रास्ते का उपयोग करता है। इसके पश्चात वह बाजार से घर आने के लिए 7 किलोमीटर लंबे रास्ते का उपयोग करता है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी व विस्थापन बताइए। सोचें आराम से, बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन मैंने आपको इस समय दिया है। आपको दूरी और विस्थापन बताने हैं। मैंने कहा कि व्यक्ति अपने घर से मार्केट जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो जिस रास्ते का उपयोग करता है उसकी लंबाई 10 किलोमीटर है और उसके बाद आने के लिए वो किसी अन्य रास्ते का उपयोग कर रहा है। तो आपको बताना है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होंगे। जैसे देखो, ये व्यक्ति का घर एस से लिख दिया, मार्केट को मैंने एम से लिख दिया। अब आप क्या करेंगे कि भाई आप यहाँ से ऐसे गए, सपोज ऐसे गया, पहले उसने 10 किलोमीटर लंबा रास्ता तय किया, फिर वो सीधा ऐसे आ गया। इस रास्ते की लंबाई केवल कितनी है? 7 किलोमीटर है। तो तय की गई दूरी क्या है? दूरी मैंने कहा था बेटा, जो तय किए गए पथ की लंबाई है, तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। तो पहले वो गया तो कितना पथ तय किया? 10 किलोमीटर। फिर जब मार्केट से घर आया तो कितना पथ तय किया? 7 किलोमीटर। तो 10 + 7 टोटल पथ की लंबाई कितनी हो जाएगी? 17 किलोमीटर। यानी उसने कितना लंबा रास्ता तय किया? उसने 17 किलोमीटर लंबा रास्ता या 17 किलोमीटर लंबा पथ उसने तय किया। तो तय की गई दूरी उसके लिए कितनी होगी? 17 किलोमीटर। अच्छा, विस्थापन मैंने क्या बताया था कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी। अब बताओ ये कहाँ से चला? घर से चला था और लौट के दोबारा कहाँ पर आ गया? घर पर आ गया। लौट के बिंदु दोबारा घर पर आ गए। तो इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु भी यही है, अंतिम बिंदु यही है। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की दूरी कितनी हो जाएगी? 0। और 0 हो गई तो विस्थापन भी कितना हो गया? 0। तो बेटा इसके द्वारा तय की गई दूरी तो कितनी हो गई हमारी? 17 किलोमीटर। और यहाँ पर हमने विस्थापन का मान देखा, तो विस्थापन का मान हमारे लिए कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है। दूसरा मैं आपसे कहूँ, सपोज करो कि कोई व्यक्ति है जो किसी वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। वृत्ताकार पथ पर गतिशील है। देखिए, जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है, बता देता हूं भैया तो गड़बड़ हो जाएगी। जो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या है वो 7 मीटर है। ठीक है। व्यक्ति ए बिंदु से चलना स्टार्ट करता है और बी बिंदु पर पहुंच जाता है। तो व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन बताइए। रिपीट कर रहा हूं बेटा, कोई व्यक्ति है जो कि वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। जैसे कि आप सपोज करो कि पार्क में घूम रहे हैं और पार्क में दौड़ लगाने के लिए आप सर्कुलर पाथ का यूज करते हैं, वृत्ताकार पथ का। तो आप वहाँ पर जा रहे हैं, आप जिस वृत्ताकार पथ पर जा रहे हैं उसकी लंबाई 7 मीटर है। आपने ए से चलना स्टार्ट किया, ऐसे घूमते 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 आप बी पर पहुँच गए। तो क्वेश्चन आता है कि आपके द्वारा तय की गई दूरी और आपका विस्थापन क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम दूरी की बात कर लेते हैं। आप देखो, ये इसकी परिधि के अनुदिश तो घूम रहा है और आप जानते हो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि 2πr होती है। 2πr होती है पूरी। जैसे आप ए से घूमते 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 दोबारा ए पर आ गए, तो अब इसकी परिधि की लंबाई को तय कर लेते और परिधि की लंबाई कितनी हो जाती? 2πr। लेकिन अभी तो आपने परिधि की केवल आधी लंबाई तय की है, यानी जो तय किए गए पथ की लंबाई है वो परिधि की आधी हो जाएगी। और परिधि कितनी होती है? 2πr। 2πr का आधा करेंगे तो कितना बचेगा? πr। यानी इस व्यक्ति के द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो πr होगी।
अच्छा, पाई का मान आप सब बच्चे जानते हैं, पाई कितना होगा 22/7, ठीक है। आर कितना दिया है आपको 7 मीटर दिया है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यानी तय किए गई दूरी कितनी हो जाएगी 22 मीटर। अब आता है साहब विस्थापन, बताइए विस्थापन क्या होगा। विस्थापन मैंने कहा था प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी, और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की न्यूनतम दूरी निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, और सीधी रेखा खींचने के बाद उसकी लंबाई निकाल लेते हैं। तो देखो ए और बी के बीच में सीधी रेखा यही तो होगी, इसकी लंबाई निकालेंगे, तो ये तो इसका व्यास हो गया, और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। त्रिज्या यहाँ पर 7 मीटर दी है, तो व्यास कितना हो जाएगा 14 मीटर, यानी इसका विस्थापन कितना होगा 14। जो आपने तो निकालना था तय की गई दूरी और उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन। आपने देखा जब दूरी आपने निकाली तो दूरी आपके लिए यहाँ पर कितनी आई 22 मीटर आई, और आपने विस्थापन निकाला तो विस्थापन कितना आया 14 मीटर। ये आपको मैंने कुछ दूरी और विस्थापन क्वेश्चन कराए। एक घड़ी की सुई वाला क्वेश्चन और आता है, जरा वो घड़ी की सुई वाला क्वेश्चन और मैं आपको करा देता हूँ। बहुत सिंपल तरीके से कराऊंगा, समझना। जितने भी टॉपिक्स है मैं आपके सारे कवर कराने का प्रयास कर रहा हूँ जितना हो सके, और इस तरह का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आप इस क्लास में पढ़ें उससे आपके फिजिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकें, और जिससे आपका रीट में सिलेक्शन में कुछ हेल्प मिल सके। अच्छा देखो, आपने घड़ी की सुई देखी है, एक तो घंटों वाली सुई होती है, एक मिनट वाली सुई होती है, और एक सेकंड वाली सुई होती है। हम जरा मिनट वाली सुई का उपयोग कर लेते हैं। देखो मैं कहता हूं घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, यानी घड़ी में जो मिनट वाली सुई है बेटा उसकी लंबाई कितनी है 7 सेंटीमीटर है। तो हम कहते हैं तो 15 मिनट में इसके द्वारा, यानी सुई की नोक के द्वारा, भाई सुई थोड़ी ना डिस्टेंस कवर करेगी, हम फिलहाल किसकी बात करेंगे सुई की नोक की बात कर लेंगे कि सुई की नोक होती है ना वो कितनी दूरी तय करती है और वो कितना विस्थापन तय करती है। देखना बेटा, तो इसके द्वारा कह दें या इसकी नोक द्वारा, तय की गई दूरी व विस्थापन बताइए। अच्छा देखो, हमने कहा कि भाई हमारे पास को घड़ी की सुई है और घड़ी की जो मिनट वाली सुई है उसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो 15 मिनट में इसके द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा। 15 मिनट में कितनी दूरी ये तय कर लेती है और कितना विस्थापन ये तय कर लेती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मैं आपसे कहूँ, ये भैया घड़ी है, गोल होती है, अंडाकार बन गई है, समझ जाना कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब ये यहाँ थी, टिक 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 टिक, ये 7 सेंटीमीटर। 15 मिनट बाद यहाँ आ जाएगी भैया, नहीं तो आएगी, ये भी यहाँ भी 7 सेंटीमीटर रहेगी, बदल थोड़ी जाएगी। अब देखा जाए तो दूरी क्या तय की गई, ये दूरी तय की है ना इसने द्वारा, ऐसे चली मिनट की सुई टिक 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 करके यहाँ पे आ गई। तो यानी ये दूरी मिनट की सुई ने क्या कर ली, तय कर ली ये दूरी। अगर ये ऐसे चलती टिक 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 करते 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 यहाँ पर आ जाती, तो उस कंडीशन में ये परिधि के बराबर दूरी तय करती, और परिधि कितनी होती 2πr। अब आपको डायग्राम में साफ दिख रहा होगा कि ये परिधि की 1/4 भाग इसने तय कर लिया है। तो अगर मैं दूरी की बात करूं तो दूरी क्या होगी, परिधि कितनी होती है 2πr, और उसका 1/4 भाग तय किया है, तो भैया ये हमने कैंसिल कर दिया, तो इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी πr/2। पाई कितना है 22/7, ठीक है। अच्छा आर कितना है भैया 7, और बटे में कितना हो गया 2। कोई दिक्कत तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। 7 से 7 गया, 2 से 11 बार गया, तो यानी कितनी दूरी तय करेगी 11 सेंटीमीटर।
बहुत सिंपल सा है भाई। आपने देखा अगर ये पूरा चक्कर लगा दी तो परिधि के बराबर दूरी तय करती है और परिधि 2πr होती है। अभी इसने परिधि का 1/4 भाग तय किया है तो 2πr/4 आपने 2 बार काट दिया तो πr/2 तो कितने सेंटीमीटर आएगा 11 सेंटीमीटर। अब विस्थापन की बात करते हैं। विस्थापन क्या होता है? प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है, जैसे ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है इसको हम विस्थापन कहते हैं। ये तो है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य एक सीधी रेखा खींच लेते हैं। आपने देखा भैया यहाँ प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य आपने सीधी रेखा खींच ली। अब मुझे विस्थापन का मतलब इस रेखा की लंबाई निकालनी। तो आपको बेटा ये समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, ये इसका आधार है, ये इसका लंब है, ये इसका कर्ण है। तो अगर मुझे विस्थापन निकालना है तो यहाँ कर्ण की लंबाई निकालनी है। कर्ण क्या होगा? अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आएगा नहीं आएगा? 7 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सिंपल बनाने के लिए 2 ये आ जाएगा भाई, 2 बार 7 का स्क्वायर करना है। अब इसका वर्गमूल लूँ तो स्क्वायर का अगर मैं वर्गमूल लेता हूँ तो स्क्वायर का चिन्ह हट जाता है, 7 बचेगा। और 2 का वर्गमूल लूँ तो अंडर रूट 2 बचेगा, तो कितना आ जाएगा? 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा आपने दूरी निकाली, दूरी जब आपने निकाली तो दूरी का मान आपके पास यहाँ कितना आया? 11 सेंटीमीटर आया। और विस्थापन आपने निकाला तो विस्थापन कितना आया? 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। यहाँ तो एक तो आपने ये कंक्लूजन देख लिया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि अगर आप सब जगह घूम फिर कर दोबारा अपनी प्रारंभिक स्थिति पर आ जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है? आपके विस्थापन का मान 0 होता है। तो ये एक विमीय गति हमने चालू की। एक विमीय गति मैंने आपको दूरी और विस्थापन के बारे में बता दिया। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो कल इसके 2 वीडियोज में डालूंगा। एक मैं चाल, वेग, त्वरण, गुरुत्वीय क्षेत्र में गति बता दूंगा पूरी। दूसरे में प्रक्षेप्य गति, वृत्ताकार गति, कंपन गति, उन सबको खत्म करूँगा। तो कल आपका गति वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपका विद्युत और चुंबकत्व वाला टॉपिक करा दूंगा। और उसके बाद जो लास्ट क्लास होगी उसमें मैं केवल और केवल क्वेश्चन कराऊँगा। चाहे वो टॉपिक मैंने आपको बताया है चाहे मैंने नहीं बताया है, क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन के साथ उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी देता जाऊंगा कि भाई ये इस कारण से आया है। हो सकता है वो वीडियो 2, 3, 4 घंटे लंबा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो लास्ट वीडियो होगा और रीड के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन और क्वेश्चन के साथ ही उसका एक्सप्लेनेशन, समझिए, क्योंकि मेरा मानना है कुछ तो आपने पढ़ ही रखा होगा, तो एक्सप्लेनेशन से ही आपके समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर देना, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूँ। ओके, तो फिलहाल आज हम क्लास यहीं कंक्लूड करते हैं। बाय बेटा।